n by 2 log base to n. चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, लैग तो नहीं है? अभी तो ठीक है होता है। तो दिवाली वीक स्टार्ट हो गया है। डोंट वेस्ट मच टाइम, ठीक है? दिवाली की शाम बस खराब कर सकते हो, बाकी आई वोंट से कि आप बाकी टाइम कुछ भी 1 मिनट भी खराब करो। बाकी जैसी जिसकी सोच। चलिए, so hard work is the price we must pay for success. I think you can accomplish anything if you are willing to pay the price. Now this is very important. देखिए, सक्सेस फ्री में नहीं मिलता। देयर इज लॉट ऑफ थिंग दैट इज इन्वॉल्व। जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे, तो देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट विल हैपन जिसको आप नहीं कर सकोगे। जैसे आप लोग हो सकता है दिवाली अच्छे से ना मना पाओ, हो सकता है किसी बुआ जी के, ताई जी के घर नहीं जा पाओ, बट वो सब चलता है, ठीक है? इतना तो हमें करना पड़ेगा। So we have to pay the price, it's not free. Okay, so today we are going to do questions of DFT and FFT. ठीक है ना? DFT और FFT के क्वेश्चंस करेंगे। याद है DFT FFT पढ़ के आए हो? रिवाइज करके आए हो? बट यू आर नॉट अ लेबरर निकेत भाई, ठीक है? इफ यू थिंक यू आर, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एक बात चल रही थी जब मैं ITS में था, एक रिलायंस जियो का नोडल था। नोडल ऑफिसर मतलब एक स्टेट का हेड होता है।
तो वो मुझे बता रहा था कि 2006 में उसकी नौकरी पक्की हुई थी वोडाफोन में या पता नहीं किसी में जिसमें हुई होगी, ऑन ऑफ रोल। ऑफ रोल मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पे था वो 2006 में। और मेरे ख्याल से उसकी सैलरी कुछ बता रहा था कि 1200-1500 थी पर मंथ। फिर वो कहने लगा उसने इतनी मेहनत करी, कह रहा 16-17 घंटे में काम करता था और ऑन रोल हुआ वोडाफोन या जिसमें भी, आई डोंट नो किस कंपनी में था वो उस समय। फिर कह रहा था कि मैं वहां से बहुत मेहनत करता था, मतलब इतनी मेहनत करता था कि मतलब कह रहा मैं वो कंपनी में ही सो जाता, ऑफिस में ही सो जाता था। और कह रहा मैंने सारा काम सीखा। मतलब मैं बस आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, जैसे निखिल भाई ने बोला ना, लेबरर्स ऑल्सो वर्क हार्ड। देखो क्या होता है कि हार्ड वर्क के साथ में एक टेम्परामेंट भी होता है। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई किसी को देखना चाहिए कि भाई यार क्या करूं जिससे मैं ऊपर उठूं। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट गेट एग्जाम इज। इंजीनियरिंग सभी लोग कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तरफ आप मेहनत करो। देखो क्या है कि हो सकता है बहुत सारे लोग बीटेक के बाद टीसीएस ज्वाइन करेगा, कोई कोई और कंपनी ज्वाइन करेगा, एंड दे विल वर्क लाइक एट 3 to 4 LP। दे विल वर्क हार्ड देयर ऑल्सो, बट दे आर नॉट सीइंग कि यहाँ पे हार्ड वर्क करने से जो ग्रोथ मिलेगा 20%, 30%, मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब 20% से ज्यादा प्राइवेट में मिलता नहीं है, बहुत बहुत रेयर होता है। तो लेकिन दे आर नॉट एबल टू सी कि यार इससे यहाँ पे मेहनत करने से बेटर ये है कि मेहनत यहाँ पे करना बेटर है। समझ रहे हो? तो यू हैव टू सी, यू हैव टू हैव द टेम्परामेंट ऑल्सो कि भाई कहाँ पे मेहनत करने से फायदा होगा। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेबरर्स ऑल्सो डू मेहनत, लेकिन कुछ लेबरर्स ऊपर उठ जाते हैं, कुछ नहीं उठते। ओके, सो क्वेश्चन, find the number of butterflies using radix to FFT। बताइए। नमस्कार शुभम। कितने होंगे बताइए, हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर, ऑप्शन दो। ओके, एबीसीडी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एबीसीडी।
ठीक है ना? हाँ, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वैसे क्या होता है डीएफटी में ना, एक्चुअली में जो ओरिजिनल सिग्नल है कपिल, ओरिजिनल सिग्नल डीएफटी में कैसा है, ओरिजिनल सिग्नल नॉन पीरियोडिक, वो तो हम उसकी सैम्पलिंग कर दे तो पीरियोडिक बन जाता है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी ऑन दिस, बट अगर आप थोड़ा सोचो, हाँ एग्जैक्टली, ओरिजिनल सिग्नल जो है वो तो नॉन पीरियोडिक है डीएफटी के पास, इसलिए आपको याद होगा जो पैसिवस लगती है डीएफटी में, उसमें हम एनर्जी निकालते हैं, डीटीएफएस में पावर निकालते हैं। चलिए ये वाला करिए। अच्छा ये याद समझ में आया ना कैसे, सॉरी मैंने बताया नहीं, देखिए नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस log base to n, log base to n, एंड नंबर ऑफ बटरफ्लाई इन ईच स्टेज क्या होता है, नंबर ऑफ बटरफ्लाई इन ईच स्टेज n by 2, राइट? नहीं हटा, n by 2, तो टोटल बटरफ्लाई कितनी हो जाएंगी, n by 2 log base to n, तो निकालेंगे तो n by 2 की वजह से ये आ जाएगी ये 2 to power 40, 2 to power 37, log base to n 40 बन जाएगा, क्या है? ठीक है जी हाँ, ये गेट के लिए है शुभम भैया, ठीक है। चलिए ये वाला बता दीजिए। तो बहुत टाइम खा जाएगा। महीनों लग जाएंगे इसमें तो लगा। बताइए ए बी सी डी, एक बटरफ्लाई में कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं? नमस्कार अभिनव। एक। और कितने कॉम्प्लेक्स एडिशन होते हैं? दो। बहुत बढ़िया। तो कॉम्प्लेक्स एडिशन कह रहा भाई कोई डिले नहीं है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन की इतनी है, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बटरफ्लाईज, तो बस नंबर ऑफ बटरफ्लाई को 1 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है? ठीक है। नमस्कार मनोज भैया। नमस्कार।
नंबर ऑफ बटरफ्लाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइक्रोसेकंड और खत्म। 2.1990232। क्या ठीक है? आप लोगों का भी कैलकुलेट हुआ ये? मैं ही नहीं समझ पाता, मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ, आप लोग आंसर मतलब। चलो नेक्स्ट। फॉर रियल टाइम कंप्यूटेशन, आपने एफएफटी पढ़ाई कहाँ है यार निकित भाई? ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। फॉर रियल टाइम कंप्यूटेशन, if we FFT was only for EC, आपकी कौन सी ब्रांच है इंडिया? फिर तो ठीक है, फिर क्या टेंशन है? कॉलेज में तो होगा यार, सिलेबस गेट में नहीं है आपके, ईसी में शायद, सॉरी ईएससी में है। चलिए, फॉर रियल टाइम कंप्यूटेशन if we have incoming signal at data rate 10 kbps, then if one complex multiplication need 1 microsecond, find the n for radix to FFT. That will suit the real-time computation. करिए। अभी पूछ लीजिए, अगर मैं बता पाया अभी तो अभी बता दूंगा, नहीं तो एंड में बता दूंगा मनोज भैया। ऑप्शन देना बेकार है इस सवाल में, बट फिर भी ट्राई करो, मिल तो जाएंगे। चलो देखते हैं।
So when you pay for the damping ratio corresponding to the comp. Oh. देखा देखिए बहुत सिंपल है, जितना टाइम हमें कंप्यूटेशन पे यहां लगेगा इंटू 1 माइक्रोसेकंड, जितना टाइम कंप्यूटेशन पे यहां लगेगा उतने टाइम में नया डेटा बन जाना चाहिए। नया डेटा को बनने में एन बिट के डेटा को बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में कितनी बिट आ जाती है? 10,000। तो एन बिट कितनी देर में आ जाएंगी? इतनी देर में कर दो, लॉग बेस 2n आ जाएगा 200 के बराबर। बताइए क्या ठीक है? आ रहा है कि नहीं? देखिए हो गया है सॉल्व। डन है भैया, चले आगे। मान लीजिए 4.8 एनर्जी ऑफ एक्शन निकाली। करिए।
हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके भाई, ठीक। ये होता है पार्सिबल। $20.25 क्या है? ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। For 4-point DFT. Decimation in time. अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे दूं 4, 5, 7, 6, लेट्स से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है A, B, C, D। ठीक है, एक थोड़ा छोटा बनाता है तो एक ही में आ जाता। तो आपने क्या किया, यही सेम ब्लॉक रेडिक्स टू FFT, फोर पॉइंट DFT इस्तेमाल करेंगे, डेसिमेशन इन टाइम। तो इसमें क्या रहता है, हमने क्या किया, इसके इनपुट में दिया, एक सेकंड, तो देखिए रेडिक्स टू FFT है, हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया ADBC और यहां से मैं आउटपुट मिला। क्या आउटपुट मिलेगा बताइए? बताइए क्या आउटपुट मिलेगा?
एक तरीके से आप FFT का FFT निकाल रहे हो, ठीक है ना, FFT का FFT निकाल रहे हो, क्या मिलेगा बताइए। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? FFT का FFT निकाल रहे हो, FFT का FFT। प्रचेत भैया ने कुछ आंसर किया है, बाकी लोग भी देखिए। FFT का FFT निकाल रहे हो आप, करो सॉल्व। FFT का FFT निकालो, देखो क्या मिलता है, क्या रिलेशनशिप मिलती है। करो सॉल्व। देखते हैं, मान लीजिए एक्सएन का 4 पॉइंट डीएफटी है, राहुल भैया का ठीक लग रहा है मुझे। एक्सएन का 4 पॉइंट डीएफटी एक्स के, मैं एक्स के ऊपर डीएफटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। डीएफटी का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पॉइंट डीएफटी ऑन एक्स के। देखते हैं, डीएफटी का फॉर्मूला यही तो होता है। बस मैं के की जगह कुछ और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, एन यूज कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। के की जगह वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, एन यूज कर लेता हूँ। या माइनस आता है 2π/4 एन के n इक्वल टू 0 से 3। ये हमने मान लीजिए, ये फॉर्मूला ठीक है ना, एक बार देख लेना। 1/n तो नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना ये फॉर्मूला? हाँ यार, ये इसी सिलेबस के लिए है, नहीं सही है फॉर्मूला, ठीक है। सो लेट अस से इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो y क्या आ रहा है, y के। अब हम थोड़ा दिमाग चलाइए कि xn और xk में क्या रिलेशनशिप होता है। xn और xk में 1/n आता है, यहाँ पे 1/4 आएगा एक तरीके से, 0 to 3 xk। लेकिन यहाँ प्लस भी आता है, टू पाई बाय 4 एन के। अब आप अगर कंपेयर करो, मान लो यहाँ पे आप जब चेंज कर दो, क्या चलो यार वेरिएबल तो चेंज करो, या वेरिएबल इज नॉट अ बिग डील, राइट? वेरिएबल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या चलो देखना चाहो तो देख लो, ये एक्सन है तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल बदल लेते हैं, सो दैट कंपैरिजन इज इजी। तो 4xn 4x ऑफ माइनस एन कर देता हूँ। इसी टाइप के सवालों में खिलाता खिलाता रहता है वो गेट वाला भी, कि इधर घुमा दो उधर घुमा दो, पहुंच जाओ इधर। इसमें भी एन का के का एन कर देते हैं। हो गया, सब मैच हो गया फॉर्मूला। अच्छा ये माइनस चाहिए था ना, ये माइनस आ जाएगा, माइनस लेंगे तो मैच हो गया फॉर्मूला पूरा। अब देखिए,
इसका मतलब वाई एन इज, अरे बड़ा खेलते यार इसमें तो। देखिए अब एक्सएन आपको निकालना है, एक्सएन अभी नहीं पता, देखो क्या डेसिमेशन इन टाइम है ये, तो ये 0 होगा, ये 4 होगा, मतलब 0। और याद है ना कि 0 और इवन वाले एक साथ डालते हैं, ऑड वाले एक साथ डालते हैं, याद है? तो एग्जैक्टली ये 0 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, राइट? तो एक्सएन हमारा कैसा होगा? एक्सएन होगा 4 7 5 6, क्या ठीक है? एक्सएन ऐसे होगा ना। अब आपको ध्यान है, इसका एक्स ऑफ माइनस एन बनाने के लिए हम एक पीरियड लिख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल मॉड्यूलो 5, ये फालतू फालतू बातें जो करते हैं, इतनी टेक्निकल बातें हमें नहीं आती ऐसा। अब जब इसको घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 4 6 5 7, क्या ठीक है? एक बार देखिए, एक्स ऑफ माइनस एन, नाउ वाई एन इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन, 16 24 20 28, क्या ठीक है? देखिए एक बारी, एक मिनट दीजिए। क्या है, पूरा समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। चलिए एक डाउट है, अच्छा लग रहा है, ABCD भी वो AC ऐसे होना चाहिए था, AC, वो मतलब मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो मैंने टाइम डेसिमेशन नहीं दिया है, ACBD ऐसे होना, ठीक है ना? वो तो मतलब टाइम डेसिमेशन में सही करके दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया फिर तो भाई, फिर तो अलग ही आंसर आएगा ना, फिर तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया फिर कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। हाँ, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है ना। चलिए ये सब हो गया। चलो एक सवाल अभी भैया ने भेजा है, जल्दी से कर लेते हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल का है क्या ये? देखिए एफ टी बी द इवन फंक्शन, मतलब ठीक है, और लेट द एफ टी का फॉर एफ ओमेगा है, सपोज दिस इज दिस। पता ही लग रहा। देन कैपिटल एफ जीरो दे रखा है। क्या बन गया ये? किसी के दिमाग में आया इसको देख के? अरे गॉसियन बन गया ये। बन गया गॉसियन, नहीं बन गया? देखो यहां से अगर आप एफ ओमेगा निकालोगे तो एफ ओमेगा क्या आएगा? एफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ओमेगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। क्या है? ठीक है, एक बार चेक करिए। तो ये ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशनशिप बन गया। अब क्या आप एफ एफ जीरो क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज एफ जीरो? एफ जीरो एफ ओमेगा। पहले ये बताइए, ये सब लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं? पहले तो ये बताइए, क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके बाद सी की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि एफ जीरो वन दे रखा है। तो एफ ओमेगा आ गया ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि स्मॉल एफ जीरो होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ओमेगा डी ओमेगा। नाउ टेल मी द एरिया ऑफ दिस टर्म ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का एरिया क्या होता है? आपने गॉसियन का पीडीएफ नहीं पढ़ा? अभिलाष अभी तो कराया 2-4 दिन पहले मैंने। इसका क्या आएगा? इसका एरिया 1 होता है? नहीं, इसका एरिया 1 नहीं होता। इसका एरिया होता है अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। यहां से आप सिग्मा स्क्वायर कंपेयर करो तो यहां से क्या आएगा? 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई। दैट इज लेस देन। क्या है? ठीक है, एक बार देखिए। जैसे अभिलाष भैया हम ये करते थे ना, फॉर एग्जांपल अगर dx बाय dt या dy बाय dt इज इक्वल टू, जैसे हमारी 3-4 प्रॉपर्टी होती थी डिफरेंशिएशन। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे आपको डबल डिफरेंशियल इज इक्वल टू माइनस साइंस ऑफ सम गामा इंटू एक्स आ जाता है, तो एक कैसा बनता है? गॉसियन बनता है। सॉरी कॉस बनता है। कॉस बनता है एक्स डबल डैश एक्स सिंगल डैश इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल बनता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि अगर मान लीजिए कह रहा है कि एनी फंक्शन एफ डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ के बराबर, तो इन दैट केस एफ को हम क्या लिखेंगे? ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू सी। क्योंकि अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए तो ये जब ये टर्म आएगी फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो वही ऐसे ही बन जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आपको पहले से पता हो। ये गॉसियन का पीडीएफ हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, तो गॉसियन का सवाल है। एक बार देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं, पूरा मैच हो रहा है कि नहीं, बाकी लोग बताइए। ठीक है ये आंसर।
अच्छा क्वेश्चन है। नहीं यार देखो, इससे ये तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब ये तो आपके दिमाग में आएगा ही, ये तो देखते ही आपके दिमाग में ही आएगा गॉसियन। यहां से तो ये बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फिर सॉल्व हो पाएगा, और कुछ तरीका नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए चले आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, बहुत ही तगड़ा सवाल था यार, मिल नहीं पा रहा है। तो वो था, हम्म, देखिएगा लेस होगा ना यार, इक्वल टू क्यों होगा भाई, 1/√पाई तो लेस ही होता है ना। क्या उसके भी कोई चांस है इक्वल होने के, उछल के इक्वल हो जाएगा। जब हमने आंसर किया तो तब तो छोटा था, जब आपका आंसर चेक हुआ तो वो बड़ा हो गया, साल भर बाद चेक किया तो और बड़ा हो गया। To finite length sequence x1n and x2n that are 0 outside the interval 0, 99 are circularly convolved to form a new sequence yn, where n is equals to 100 if x1n is non-zero only for 10 से लेकर 39. Determine the values of n for which yn is guaranteed to be equal to the linear convolution of x1n and x2n. इसको आप फिगर से करेंगे तो बन जाएगा, फिगर से करिएगा, ठीक है, इक्वेशन से नहीं, इक्वेशन से भी कर सकते हो, फिगर से करोगे तो बेटर दिखेगा, आंसर दिख जाएगा। कॉन्वोल्यूशन फिगर से कर, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये गेट या गेट के ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब गेट के लेवल का है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगेगा।
करूं सॉल्व? या मतलब एग्जैक्टली तो मुझे भी ऑप्शन नहीं पता है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। मैं तो कहा साथ साथ कर लेते सॉल्व, लेकिन आप लोग तो मुझसे जल्दी कर लेते हो। पता नहीं सही है कौन सा, आई डोंट नो ऑप्शंस। इसको आप फिगर से करेंगे, फिगर से कंपेयर करेंगे, फिगर से मैच करेंगे तो यू विल गेट, मेरे हिसाब से। कर दूं सॉल्व? देखते हैं, आंसर तो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं। देखिए सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में अगर हम देखें तो हम उसको सिग्नल को पीरियोडिक मानते हैं, है ना। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में हम उसको पीरियोडिक मानते हैं, लेकिन लीनियर कॉन्वोल्यूशन में पीरियोडिक नहीं मानते। ठीक है, चलिए तो हमारा ये सिग्नल है, जो एक सिग्नल है जो 1 से लेकर 99 तक रहता है ना। दोनों सिग्नल ऐसे है वैसे तो, 0 से 99 तक है, और उसके बाद फिर 0 है। मान लीजिए x1 है ये, अब आप अगर x2 को देखेंगे, x2 है सिर्फ 10 से लेकर 39 तक, टेन से 39। तो जब आप इसको घुमा देंगे, मैं अभी लीनियर कॉन्वोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप इसको घुमा देंगे तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में क्या ये -10 से -39 चला जाएगा, है ना। -10 से -39 चला जाएगा, और फिर हम इसको आगे आगे धीरे धीरे धक्का देंगे, ऐसे आगे आगे धक्का देंगे, और हमें रिजल्ट जो भी है मिलता रहेगा। अंडरस्टूड ना, हमें रिजल्ट मिलता रहेगा। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, और कुछ है ही नहीं। मतलब एक ये है और एक ये है, बस, बाकी कुछ नहीं। अब इसको धक्का देंगे और हमें डेटा मिल जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगर हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की बात करें
तो जैसे ये 0 से 99 तक है, क्या 99 के बाद दूसरा, फिर 100 से दूसरा पेयर शुरू हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, बंद थोड़ी ना होगा, बंद थोड़ी ना होगा, ऐसे पीछे भी चल रहा होगा, पीछे भी चल रहा होगा। लेकिन हमारे लिए सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट है, उससे कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा कुशाग? अगर मैं x1 लूं या x2 लूं, उससे कोई आंसर में फर्क पड़ जाएगा भाई? चलिए, अगर आपको लग रहा है तो मैं ये कर देता हूं, x1 माइनस n माइनस माइनस, फिर उसको n से शिफ्ट। अब देखिए, जब सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो क्या आपको पता है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में समेशन कहां से कहां तक जाता है? लीनियर कॉन्वोल्यूशन में समेशन जो जाता है वो जाता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, राइट? ठीक है ना? लेकिन सर्कुलर में समेशन कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 99 तक। x2n माइनस के, और x2k को जब मैं बनाऊंगा, x2k को जब मैं बनाऊंगा तो हमें दिखेगा